Hello everyone, Dr. Ravina Ahuja here. Currently I'm doing internship from Mahatma Gandhi Hospital, Jaipur, Rajasthan and I am a graduate of Osh University, Kyrgyzstan. तो आज हम बात करेंगे कि आप इंडिया में लाइसेंस डॉक्टर कैसे बन सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे डीएम आ रहे थे, स्टूडेंट्स इतने ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, सब एमबीबीएस के पीछे भाग रहे हैं बट किसी को उसका रोड मैप ही नहीं पता है। तो आज के इस वीडियो में आप सबको इस बात का प्रॉपर जवाब मिलेगा और हाँ, एक लाइसेंस डॉक्टर बनने के लिए इंडिया में आपको क्या क्या एग्जाम फाइट करने पड़ते हैं, क्या प्रोसेस है। और हाँ, अगर बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, ये सब कैसे बनते हैं, तो ये पूरा रोड मैप आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको समझाने वाली हूँ। सो स्टे कनेक्टेड। और हाँ, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर मूडी रवीना के नाम से मेरा अकाउंट है। और यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो टर्न दैट बेल आइकन सो दैट आपके पास सारी नोटिफिकेशंस आ सके मेरे नए वीडियोस की। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर बनने के लिए हमारा जो पूरा प्रॉपर प्रोसेस है स्टार्ट हो जाता है स्कूल टाइम पे। अब जैसे जो लोग हैं मेरे जैसे जो आईसीएसई बोर्ड से पढ़े हुए हैं, उनको तो देखो 9th क्लास में ना एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है। वो कैसे? 9th क्लास में ही आपको साइंस और कॉमर्स में से डिसाइड करना पड़ता है कि आपको क्या लेना है। जैसे अगर आप साइंस ले रहे हैं तो आपका वहीं पे ही एक माइंडसेट क्लियर हो जाता है कि अब आप साइंस फील्ड में ही आगे जाएंगे, और अगर नहीं तो फिर कॉमर्स। ये हमारे साथ होता था आईसीएसई बोर्ड वालों के साथ। अब जो बात करते हैं मेजॉरिटी ऑफ इंडिया में सीबीएसई बोर्ड, उनका प्रोसेस स्टार्ट होता है 11th क्लास में। 11th क्लास में वो क्या करते हैं, उनके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो पीसीबी लेंगे या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या फिर वो जाएंगे कॉमर्स फील्ड के साथ। यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है? उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, अब आपका जो डॉक्टर बनने का प्रोसेस है ना, वो इस फील्ड से स्टार्ट हो जाता है। अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट्स हैं 11th में, तो आप क्या करते हैं 11th और 12th में आप अपनी कोचिंग के साथ साथ अपने बोर्ड्स एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपने 11th और 12th दोनों ही प्रॉपर पीसीबी अच्छे से पढ़ के निकाल दिया, ठीक है, और साथ में आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली, बहुत सारी कोचिंग्स है मार्केट में, आप सब नाम जानते हैं। उसके बाद क्या होता है, अब आपका जो एग्जाम है नीट यूजी, ये स्टार्ट होता है आपका प्रोसेस 12th के बोर्ड्स के बाद। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या होते हैं ना कि वो 12th के साथ साथ ही कोचिंग कर रहे होते हैं और साथ में इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जिसका नाम है नीट यूजी। अंडर ग्रेजुएशन के लिए जो एग्जाम होता है ये। अब इसमें क्या होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि नीट का जो एग्जाम है ये होता है आपका 720 मार्क्स का, ठीक है, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों ही अच्छे होने चाहिए, ठीक है। अगर आप इन तीनों सब्जेक्ट में अच्छे हो, आपने प्रॉपर कोचिंग ली है, ठीक है, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अभी बहुत ज्यादा कट ऑफ होने की वजह से हो क्या रहा है कि 680 से ऊपर जो मार्क्स आते हैं ना, जिनके 720 में से, उनको मिल रहा है गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। और उसके बाद मेहनत तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं बट बहुत सारे लोग स्टक हो जाते हैं 200 से 580 या फिर 680 तक के स्कोर में आराम से, ठीक है। तो ये तो एक नीट यूजी का रोड मैप हो गया। अब क्या होता है कि नीट यूजी का एग्जाम देने के बाद ना, इसमें कुछ लोग तो 12th के साथ ही क्रैक कर लेते हैं और कुछ लोग रह जाते हैं, तो वो ड्रॉप पे ड्रॉप, ड्रॉप पे ड्रॉप, ड्रॉप पे ड्रॉप लेते रहते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली अगर आपको गवर्नमेंट से एमबीबीएस करनी है, ठीक है, तो गवर्नमेंट से एमबीबीएस करने का यही तरीका है कि आपको इस वाले जोन में आना पड़ेगा, तब जाके आप इंडिया के किसी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे काउंसलिंग के थ्रू। तो फिर आपका जो डॉक्टर बनने का सफर है स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बारे में हम बात करते हैं थोड़ी ही देर में। अब हम बात करते हैं एमबीबीएस की, जिसके पीछे आज बहुत सारे बच्चे पागल हैं। 24 से 25 लाख लोग नीट यूजी का पेपर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसमें से हर कोई तो डॉक्टर नहीं बन रहा है, तो अब आपको डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या प्रोसेस चाहिए होता है, क्या क्या जरिया है, तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ 3 ऐसे तरीके जहां से आप एमबीबीएस कर सकते हैं। जी हाँ, तीन रास्ते हैं आप लोग के पास, तो मैं एक एक करके आपको सब एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। अगर आप एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो, आप बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हो, 680 से अबव ला रहे हो 720 में से, तो आपको गवर्नमेंट सीट मिलती है, जो कि बहुत लिमिटेड है। तो कुछ बच्चे तो चले जाते हैं इस रास्ते। अब कुछ लोगों के पास होता है कि भाई हमारे पास अमाउंट बहुत ज्यादा है और हमारे मार्क्स भी ठीक ठीक है, तो वो काउंसलिंग में अपेयर करके वो चले जाते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, ठीक है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट जरिया जो मैंने यूज किया वो था अब्रॉड का। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि हर किसी के एक लाइफ में अपनी पर्सनल प्रेफरेंस होती है, ठीक है। इस बात पे हम किसी को जज नहीं कर सकते।
कोई इंसान गवर्नमेंट के साथ जाना चाहेगा, किसी किसी इंसान का इंटरेस्ट होता है बाहर जाने का। जैसे मैं पर्सनली मेरी बात करूं तो मुझे अब्रॉड जाना था अपने एमबीबीएस के लिए, ठीक है। अब मेरे को ये नहीं पता था कि एमबीबीएस अब्रॉड से होती है क्या। 2017 में मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी और उस टाइम पे मुझे किसी ने ऐसे रैंडमली बताया था कि रशिया से एमबीबीएस होता है। तो आई वाज सो शॉक्ड कि ये भी एक जरिया है। और मुझे लगा यार रशिया सुन के, यहाँ दूसरी कंट्रीज किर्गिस्तान कजाकिस्तान सुन के मुझे लगा बाप रे बाप, एक तो अब्रॉड है प्लस फीस तो बहुत ज्यादा होगी। अब्रॉड का सुन के ही लगता है ना कि भाई विदेश से पढ़ाई करेंगे तो बहुत महंगा जाएगा बजट। तो ये सोच का मेरा उस टाइम पे था 2017 में, जब मैं आप लोग के जैसे एक नीट यूजी की एस्पिरेंट हुआ करती थी, ठीक है। उस टाइम पे ये ऑप्शन के बारे में मुझे पता पड़ा और मैंने मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट करी, ठीक है। मैंने किर्गिस्तान में ओश यूनिवर्सिटी से अपना एडमिशन करवाया, ठीक है। और वहां पे मैंने पूरी एमबीबीएस की जर्नी स्पेंड करी और फिर यहाँ आके जो एग्जाम था उसके बारे में हम थोड़ा सा रुक के चर्चा करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली अगर बात करें 4.5 साल की एमबीबीएस इंडिया में जो होती है, उससे फर्स्ट ईयर में होता है नेट फिजियो बायोकेम, सेकेंड ईयर में होती है हमारी पैथो फार्मा और माइक्रोबायोलॉजी, थर्ड में होती है कम्युनिटी मेडिसिन फॉरेंसिक ईएनटी ऑफ्था, और फोर्थ में होती है पीडिया गायनी सर्जरी मेडिसिन। अब सबसे बड़ा सवाल जो मेरा था वो ये था कि यही सेम करिकुलम जो है इंडिया का, क्या वो अब्रॉड में फॉलो होगा क्या, ठीक है। ये उस टाइम पे मेरा जो बहुत बड़ा डाउट था वो जाके क्लियर हुआ कि जो पढ़ाई यहाँ पे हो रही है वही सेम अब्रॉड में भी हो रही है मेरी यूनिवर्सिटी में। मैं सारी कंट्रीज का भी कमेंट नहीं कर सकती, मैं सिर्फ ओश यूनिवर्सिटी किर्गिस्तान की बात कर रही हूँ। यही सेम सब्जेक्ट्स हमें अब्रॉड में भी पढ़ाए जा रहे थे, ठीक है। और वही हमारा इस तरह का है कि अभी जो नए नॉर्म्स आए हैं उसमें 1 ईयर इंटर्नशिप जो है वो इंक्लूडेड है, 5+1 ईयर की, ठीक है। तो पढ़ाई सारी सेम थी, ठीक है। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि जब पढ़ाई सेम है, सब्जेक्ट सेम है, पढ़ाई कुछ बदलने नहीं वाली, एमबीबीएस चाहे किर्गिस्तान की हो चाहे एमबीबीएस इंडिया की हो, पढ़ाई वही रहनी है। अब डिफरेंस क्या था बाहर जाने में, उस डिफरेंस के बारे में हम चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात की कि गवर्नमेंट, प्राइवेट या अब्रॉड, ठीक है। अब इनमें से उस जमाने में मेरे टाइम पे कौन सा ऑप्शन बेस्ट था और क्या एग्जाम की एक वो जो डर बैठा हुआ है लोगों में एफएमजीई, उसके बारे में मैं थोड़ी सी बताना चाहूंगी आपको बात। एफएमजीई जो कि इंडिया में नूब लैंग्वेज में कह सकते हो आप एमसीए कहलाता है, ये है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, ठीक है। कोई भी अब्रॉड से पढ़ के आता था तो उसको क्या करना होता था, ये एग्जाम क्लियर करना होता था, ठीक है। अब ये एग्जाम जो है वो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। मैं अपनी डिग्री लेके आई थी जुलाई 2023 में, जैन 2024 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। उस फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 300 में से 180 स्कोर रहा और मेरिट लिस्ट से मुझे महात्मा गांधी अलॉट हुआ था फॉर माई इंटर्नशिप, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इस एफएमजी एग्जाम की, ठीक है। अगर आप वहां जा रहे हो, ठीक है, उस यूनिवर्सिटी में वैसी तरह की एफएमजी ओरिएंटेड पढ़ाई हो रही है कि नहीं, ये मेरा बहुत बड़ा सवाल था। तो वो भी फुलफिल हुआ। ओश में मुझे बहुत अफोर्डेबल फीस पे मेरी पूरी एमबीबीएस हुई। सेकेंडली जो मेरा एग्जाम था उसके रिगार्डिंग जो पढ़ाई हो रही थी वो कॉलेज में मेरा कॉलेज दिनों के साथ साथ ही मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो रही थी, क्योंकि एफएमजी ओरिएंटेड क्लासेस लग रही थी। इंडिया की टॉप नॉच फैकल्टीज जो हैं, डॉक्टर राजीव धवन सर हो, डॉक्टर दीपक मारवा सर हो, सारे लोग आके वहां पे हमें पढ़ा रहे थे। उस वजह से मुझे बहुत हेल्प मिली और मैंने एफएमजी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, ठीक है। तो अब इसमें क्या था, अगर मेरा 180 आउट ऑफ 300 स्कोर आया, ठीक है, तो मतलब दिस इज अ क्वाइट गुड स्कोर, जिसकी वजह से मुझे अच्छा कॉलेज मिला इंटर्नशिप के लिए। तो ये एक प्रोसेस मेरा था, पर अब पिक्चर में थोड़े से चेंजेस हैं। अब वो क्या, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब जो प्लान में चेंजेस हैं वो ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे नॉर्म्स हैं कि आने वाले कुछ सालों में प्रोबेबली जो ये लोग देख रहे हैं जिनका अभी एमबीबीएस का जर्नी स्टार्ट होना है, चाहे कहीं भी किसी भी प्रोसेस से स्टार्ट हो, सबको एक एग्जाम देना होगा, नेशनल एग्जिट टेस्ट, नेक्स्ट। यस, आप लोगों ने सही सुना, नेक्स्ट एक ऐसा एग्जाम है जो सबको, सारे बच्चों को ये एग्जाम देना होगा, ठीक है। ये 2 पार्ट्स में होगा, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। सो अब बात करते हैं जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है स्टूडेंट्स को, जो बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि मैम नेक्स्ट एग्जाम कब इंप्लीमेंट होगा, नेक्स्ट कब आने वाला है। अभी तक डेट्स कंफर्म नहीं है, बट आने वाले टाइम पे ये तो श्योर है कि एफएमजी को चेंज करने के लिए नेक्स्ट आने वाला है, जो कि इंडिया के भी बच्चे साथ में देंगे एफएमजीज के, ठीक है। तो ये एक इक्वालिटी ले आएगा सारे मेडिकल स्टूडेंट्स के बीच में, ठीक है। अब क्या है, ये 2 पार्ट्स में होगा और इसमें आपका थ्योरी और क्लिनिकल दोनों नॉलेज को चेक किया जाएगा, ठीक है। अब ये एग्जाम जो है, इसके लिए कहीं भी अगर आप देखोगे तो उस कॉलेज में इतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही, बट अब्रॉड में एफएमजी की पढ़ाई हो रही है। एफएमजी हो चाहे नेक्स्ट, दोनों का सिलेबस लगभग सेम रहने वाला है, ठीक है।
तो इस चीज की टेंशन मत लेना कि एफएमजी निकले नहीं निकले, नेक्स्ट निकले नहीं निकले, जो भी एग्जाम होगा सब्जेक्ट्स नहीं बदलेंगे, कॉन्सेप्ट्स नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो आपको अपना बस अपने आप को बेस्ट देना है, अपना बेस्ट वर्जन शो करना है, वहां पे जाकर पढ़ना और यहाँ के एग्जाम निकालना है। डजेंट मैटर एग्जाम का नाम एफएमजी हो या नेक्स्ट, आप अपने आप को प्रूफ करेंगे अगर आप ढंग से पढ़ेंगे। अब बात करते हैं फीस की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है। वो ये है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बहुत ही मिनिमल एक साल की फीस होती है। यू मान लो 9 to 15 के अप्रॉक्स एक साल का फीस होता है पर एनम, ठीक है। अगर हम बात करें प्राइवेट की, तो वहां पे एक साल की फीस होती है 15 से 20 लाख रुपए मिनिमम, इट्स अ मिनिमम अमाउंट, ठीक है। इसके अलावा हिडन चार्जेस भी होते हैं। और अगर हम बात करें अब्रॉड की, तो मेरे टाइम पे तो काफी सस्ता था, तब तो 1-1.5 लाख रुपए की फीस हुआ करती थी, पर अभी 2 से 2.5 लाख तक की पर ईयर के फीस पे आपको अच्छा से अच्छा कॉलेज मिल सकता है, अगर हम किर्गिस्तान की बात करें, ठीक है। तो ये जो है, ये पैसा हम सिर्फ और सिर्फ कॉलेज टाइम पे लगाते हैं। अब बहुत बड़ा डाउट ये आता है कि ये पैसा वापस कब आएगा। मतलब डॉक्टर बने हैं हम कमाने के लिए, तो दूसरी चीज है, हम लोगों की सेवा करने के लिए बने हैं, ठीक है। बट स्टिल हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है कि किसी को कितना स्टाइपेंड या फिर सैलरी मिलता है, उसके बारे में अब हम बात करते हैं स्टाइपेंड की, ठीक है। अगर हम इंटर्नशिप की बात करें, तो सारे ही कॉलेजेस में ना लगभग 12,000 से 40,000 का स्टाइपेंड मिलता है इंडिया में, और ये डिपेंड करता है सारे स्टेट्स के अकॉर्डिंग। जैसे अगर मैं मेरी बात करूं, तो अभी हमारा स्टाइपेंड 14,000 पर मंथ है। बट अगर हम कर्नाटका या फिर यू मान लो कोलकाता के मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, तो वह 32,000 तक भी पे कर रहे हैं इंटर्न्स को, ठीक है। तो इट कंप्लीटली वेरीज ऑन योर स्टेट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अब आपकी इंटर्नशिप भी खत्म हो गई। सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे पास ये आता है, मुझे आए दिन लोग पूछते हैं, आप किस चीज की डॉक्टर हो। अब ये बहुत ही बहुत ही ज्यादा फनी चीज है, जो डेली बेसिस पे 40 से 50 लोग जो भी आपसे मिलेंगे यही पूछेंगे आपसे, ठीक है। तो अब मैं बता देती हूँ, इंटर्नशिप खत्म करने के बाद आप एमबीबीएस के जो 5-5.5-6 साल होते हैं, उसमें आप पढ़ते हो 19 सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो आपने सारी ही पढ़ाई करी होती है बेसिकली। तो आप अभी आप किसी चीज के पर्टिकुलर डॉक्टर नहीं हो, आपको स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा। इंटर्नशिप हो गई ओवर। अब जी क्या करना है, अब इसके बाद आपके पास आते हैं 2 ऑप्शंस, या तो आप मेडिकल ऑफिसर बन जाओ, है ना, एग्जाम फाइट करके, या फिर आप क्या करो, जेआरशिप करो, ठीक है। जेआरशिप जो होती है, उसमें आपको आराम से हर स्टेट के हिसाब से अलग अमाउंट है, 70,000 से 1.2 लाख तक का अमाउंट आपको मिल जाता है, ठीक है। और एमओ में आपको 70 to 90,000 तक का सैलरी मिल जाता है एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद। पर अगर आपको इन दोनों के अलावा तीसरा पाथ चूज करना है, वो होता है नीट पीजी का पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम, ठीक है। इसकी भी कट ऑफ्स काफी अच्छी जाती हैं, काफी हाई जाती हैं। इसमें भी आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, एक होता है आपके पास गवर्नमेंट और एक होता है आपका प्राइवेट, ये 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपने सीट ली, उसके बाद ये जो नीट पीजी में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो 3 साल की ये डिग्री होती है, ठीक है। इसमें भी 2 ऑप्शंस होते हैं, एक होती है एमडी की डिग्री, एक होती है एमएस की डिग्री, ठीक है। अब इसमें भी ऐसा होता है कि नीट पीजी में भी 3 तरह की ब्रांचेस होती हैं, एक होती है हमारी नॉन क्लिनिकल, एक होती है पैरा क्लिनिकल, एक होती है क्लिनिकल। मैक्सिमम लोग जो है क्लिनिकल के साथ जाते हैं, कुछ लोग पैरा क्लिनिकल के साथ जाते हैं, और नॉन क्लिनिकल के साथ कम लोग जाते हैं। जिनको प्रोफेसर बनना होता है या टीचिंग लाइन में होता है इंटरेस्ट, वो नॉन क्लिनिकल के साथ जाते हैं, और 3 साल की ये कंप्लीट करते हैं कुछ सब्जेक्ट्स के साथ, जिसमें आप क्लिनिक अप्रोच नहीं है, जैसे एनएट है, ठीक है, या फिर बायोकेम है, ठीक है। ये सब जो सब्जेक्ट्स हैं, इनमें आप क्लिनिकली ओरिएंटेड नहीं हो, नॉन क्लिनिकली ओरिएंटेड हो, तो इनसे आप कर सकते हो। और अगर आप पैरा क्लिनिकल की बात करो, तो पीएमआर हो सकती है, ठीक है, या फिर उसके अलावा रेडियोथेरेपी भी हो सकती है और पैथो हो सकती है। और क्लिनिकल की बात करें तो ऑर्थो, गायनी, सर्जरी, ये सारी क्लिनिकल ब्रांचेस होती हैं। 3 साल का नीट पीजी खत्म करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है दूसरे एग्जाम का, ये पिक्चर में खत्म हुआ, उसके बाद स्टार्ट हुआ नीट सुपर स्पेशलिस्ट। अब हम बात करते हैं इंटर्नशिप ओवर होने के बाद 3 ऑप्शंस हैं, एमओ का, नीट पीजी का और जीआरशिप का, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। नीट पीजी में गवर्नमेंट और प्राइवेट सीट्स होती हैं, 3 साल का ये प्रोसेस होता है। एमडी की डिग्री होती है, एमएस की डिग्री होती है। एमडी में अगर आप जनरल मेडिसिन के साथ जाओ, तो आपको कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, तो फिर आप नीट एसएस का एग्जाम दोगे। अगर आपको कार्डियो सर्जन बनना है एमएस के बाद, तो आप नीट एसएस का एग्जाम दोगे। अब बात की जाए 2 से 2,500 फीस की, अगर आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाने जाते हैं और उन्होंने आपसे 2 से 2,500 रुपए चार्ज किए होते हैं 2 लाइन लिखने के लिए, तो कभी उनको ये मत बोलिएगा कि यार 2 लाइन लिखने के आप इतने ज्यादा पैसे, या किसी से भी मत बोलिएगा,
क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ के 10 से 15 साल पढ़ाई में इन्वेस्ट किए हैं और बहुत ही नोबल प्रोफेशन पे इन्वेस्ट किए हैं। तो लिटरली मैं ये बोलना चाहूंगी कि 2,000 रुपए इट्स इट्स लाइक नथिंग। मतलब आप ये सोचो, उन्होंने अपनी लाइफ का इतना प्रीशियस टाइम डॉक्टर बनने में दिया है, तो प्लीज आप उनको इस लेवल से जज मत करा करिए। एंड अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या नीट यूजी के एस्पिरेंट्स हैं, आपको प्रॉपर काउंसलिंग चाहिए कि आपके पास नीट यूजी के बाद एक्सप्लोर करने के लिए कितने ऑप्शंस हैं, तो आप आ सकते हैं मेरे ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ है नीचे और नंबर्स भी फ्लैश हो रहे हैं स्क्रीन पर। आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। और 4 मई को आप लोग का एग्जाम है। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मैं चाहूंगी कि आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिले। इफ इन केस नहीं मिलता है तो आपको उदास नहीं होना होता है। वी आर देयर फॉर यू टू हेल्प यू इन एवरी एस्पेक्ट। तो आप हमारे साथ 1-on-1 सेशन बुक करिए एंड कॉन्टेक्ट अस नाउ। बाय बाय, टेक केयर।